अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। नाज़रीन, इस वक्त मैं पीरा ऑफिस में मौजूद हूँ और आज की कार्रवाई हमारी पीरा ऑफिस के साथ है, जिनका स्लोगन है पहले इज़्ज़त फिर नफाज। अली हसनैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इंचार्ज हैं, तो इनसे जानते हैं कि आज की जो कार्रवाई हमारी क्या होगी, कौन कौन से टीम मेंबर्स हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हसनैन साहब, मुझे बताइएगा कि कार्रवाई के बारे में एक तो हमें बता दें और टीम कौन कौन सी है हमारे साथ वो भी बताइए। मैम, मेरे साथ मेरी टीम मौजूद है जिसमें हारिस है, अवैस है, असदुल्ला और काशिफ है। और हम आज एंटी इंक्रोचमेंट और प्राइस कंट्रोल की एक्टिविटीज़ करेंगे, अपनी फील्ड में निकलेंगे और जैसे हमें कोई वायलेशन वगैरह नज़र आएगी हम उसके ऊपर कोई एक्शन लेंगे। इन केस कोई ज़रूरत कहीं पे पड़ी तो फ़ाइन करेंगे या वार्निंग देनी पड़ी तो वार्निंग देंगे। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हम सरगोदा रोड पे मौजूद हूँ। रेट लिस्ट आपको जो है मेरे हाथ में नज़र आ रही है। हसनैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इन्होंने यहाँ पे क्या कार्रवाई की है। सर, मुझे बताइएगा कि कार्रवाई के बारे में बताएं कि अभी आपने आके सबसे पहले क्या चेक किया। मैम, हमने सबसे पहले भी किसी सब्ज़ी वाली या फ्रूट वाली दुकान के ऊपर जाते हैं या किराना स्टोर पे जाते हैं, सबसे पहला प्राइमरी काम हमारा ये होता है कि हम उसकी रेट लिस्ट चेक करते हैं। अब ये फ्रूट और सब्ज़ी की रेट लिस्ट डेली बेसिस के ऊपर आती है और किराना की पर मंथ होती है। तो अगर किसी बंदे के पास वो रेट लिस्ट डिस्प्ले ना हो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑफेंस है। तो इनकी तरफ से हमने ये चेक किया तो उनकी दोनों रेट लिस्ट आज की अपडेटेड हैं, ये डेली की आती हैं इनके, क्योंकि फ्रूट सब्ज़ी के रेट डेली चेंज होते हैं, 5-10 रुपये आगे पीछे हो जाते हैं। तो ये इनके पास दोनों लिस्टें मौजूद हैं। उसके बाद हमने इनका फ्रूट्स की क्वालिटी देखी है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, ए क्वालिटी का फ्रूट भी होता है, बी क्वालिटी का भी होता है। दोनों की प्राइसेस में डिफरेंस भी होता है। और उसमें अब जिस तरह आम है, ये 2-3 टाइप्स का आया हुआ है। सिंदरी का रेट और होगा, दशहरी का रेट और होगा, और उसमें भी ए क्वालिटी और बी क्वालिटी का रेट और होगा। उसके बाद हमने इनका ये अपना इन्वेलप चेक किए हैं शॉपर। जी। तो इनमें ये जो 75 माइक्रोन से नीचे होते हैं, जो लाइट, ये भी आप लोगों ने चेक करना होता वो है। प्राइस कंट्रोल एज अ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हमारे पास ये है कि हम इसको चेक कर सकते हैं। तो इनका ये जो इस्तेमाल कर रहे हैं तो ओके है, इसमें कोई किसी किस्म की कमी नहीं है। इसकी क्वालिटी आप लोगों ने चेक करनी होती है। क्योंकि जो 75 माइक्रोन से नीचे वाला जो अगर आप शॉपिंग बैग यूज़ करते हैं तो वो उसके डिग्रेडेशन में कोई इशू आता है, जिसकी वजह से वो यूज़ करने के ऊपर पाबंदी है, हमारी सेहत के लिए भी ख़राब। तो ये इसका कोई इशू नहीं है, ये ठीक ये यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आ जाएं अब हम अंदर मार्ट का। मैं इनसे पहले एक दफ़ा बात कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शकील। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, पीरा फोर्स यहाँ पे आती है? जी आती है। विजिट करते हैं आके? मिनिमम मंथ में 1-2-3 मरतबा विज़िट होता है इनका। विजिट होता है? जी। क्या कभी फाइन वगैरह हुआ है? नहीं, जो मार्केट का जो रेट होता है उसके हिसाब से हम सेल करते हैं। जब ओवर चार्ज करते हैं तो जाहिर सी बात है, जब वायलेशन करनी है तो फिर फ़ाइन तो उन्होंने करनी है। बिल्कुल, ये बात आपने बहुत अच्छी की है। अच्छा, एक सवाल है मेरा, हम जब ऐसे मार्ट्स वगैरह पे विज़िट करते हैं तो बहुत से शहरी इस बात की कंप्लेन करते हैं कि जैसे ये मार्ट है, अब इसके बाहर जो दुकानें लगी होती हैं ना, उसमें मोस्टली रेट ज़्यादा होते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसा है? मैम, कुछ थोड़ी बहुत ये चीज़ें भी हैं, हमारा काम है इम्प्लीमेंटेशन का, हम इनको ज़्यादा पे सेल करने नहीं देते। जब हमें वायलेशन का पता चलता है हम इनको फ़ाइन भी करते हैं, अरेस्ट भी करते हैं। लेकिन एक चीज़ होती है कि अगर कोई ए क्वालिटी की चीज़ है और बी क्वालिटी की चीज़ है, जो रेट लिस्ट के ऊपर भी इवन मेंशन है कि आप ए क्वालिटी का रेट ये होगा, बी क्वालिटी का ये होगा। अगर उसने एक अच्छी चीज़ ला के रखी हुई है तो उसका अगर 5-10 रुपये का डिफरेंस होगा तो वो इतना कि ये मैनेजेबल है। अच्छा, मतलब 5-10 रुपये अगर कम ज़्यादा है तो उसमें कोई इतना आप लोग नोटिस नहीं लेते, अगर क्वालिटी उसकी अच्छी है तो? क्वालिटी अगर अच्छी है तो वो इसका यहाँ पे रेट भी दिया हुआ है। अक्सर लोग मिनिमम रेट को रेफ़र करते हैं कि हमें ये इन्होंने मिनिमम रेट के ऊपर क्यों नहीं दिया, लेकिन उसके साथ एक मेजर रेट ए क्वालिटी का भी रेट लिखा होता है। तो वो अगर 5-10 ज़्यादा हो तो हम उसको, जाहिर सी बात है, एक बंदे की क्वालिटी अच्छी है चीज़ की तो फिर 5-10 रुपये का फ़र्क वो मैनेजेबल है, वो रेट लिस्ट के ऊपर दिया हुआ है, हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करते। अच्छा, मुझे बताएं कि आलू बुखारे का क्या रेट है? आलू बुखारा डिब्बा के लूज़ में। दोनों अलग अलग होते हैं? ये डिब्बा है, ये 450 रुपये का डिब्बा। इसमें मिनिमम 1.5। इसमें भी अव्वल और दोम है? जी, इसमें भी अव्वल 2 आते हैं। ये स्पेशल लिखा हो मुझे बताया 450 रुपये का। 430 लिखा हुआ है और दोम 420 लिखा हुआ है। वही बात है कि जी ऊपर नीचे 10 से 15 रुपए का हो गया। पर केजी का रेट लिखा हुआ है उधर, ये पर केजी नहीं, ये कितना है इसका वजन कर 1.5। 1.5 है तो उसकी वजह से ऊपर नीचे जो है वो हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो रेट लिस्ट मेरे हाथ में है ये आपको कितने बजे तक रिसीव हो जाती है? 11 साढ़े 11। 11 साढ़े 11। और आप लोगों का ये काम कितने बजे स्टार्ट होता है? हम सुबह 9 बजे आ जाते हैं।
तो 2-2.5 घंटे किस बेस पे आप बेचते जो हो? पुरानी रेट लिस्ट होती है उसके हिसाब से बेचते हैं, जब नहीं आ जाते फिर नई के हिसाब से सेल करना शुरू करते हैं। अच्छा, ये ना अक्सर मैंने जहाँ पे पहले भी प्रोग्राम्स किए हैं उसमें यही होता है कि जब हम देखते हैं कि रेट लिस्ट, अगर एक बंदा दुकान 9 बजे खोल रहा है तो अब रेट तो नया आ गया, जब मंडी से जो चीज़ वो लेके आए तो लेकिन उनके पास रेट लिस्ट नहीं आई, तो इस सूरत हाल में आप लोग क्या करेंगे? मैम रेट लिस्ट वो जाहिर सी बात है पहुँचाना हमारा इंतज़ामिया का काम होता है, क्योंकि इन्होंने जो रेट लिस्ट ये डेली की डिस्प्ले करनी होती है। इनकी शॉप अगर 9 बजे ओपन कर रही है, हमारा वहाँ से बंदा निकलता है, जाहिर सी बात है को 100 दुकानें हैं, 200 दुकानें हैं, इनके इसको कैजुअलिटी आ जाती है, जिस तरह आज बारिश का मौसम है तो इसमें थोड़ा सा डिले हो जाता है, लेकिन उसके ऊपर हम उनको करते हैं, हम वेरीफाई कर लेते हैं। अगर इंतज़ामिया की तरफ से देर हो तो फिर हम पुरानी रेट लिस्ट के मुताबिक उनके चेक कर लेते एक हैं। बंदे का पता चल जाता है कि अगर आज की लिस्ट उसने नहीं लगाई तो पिछले कंजेक्टिव 3-4 डेज़ की अगर लिस्ट उसने डिस्प्ले की हुई है तो उसका मतलब है कि वो रोज़ लिस्ट लगाता है। मतलब वो आइडिया हो जाता है आप लोगों को कि ये लोग। कोई बंदा को 3-4 दिन से लिस्ट डिस्प्ले कर ही नहीं रहा तो फिर वो ऑफेंड है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि एक और 2-3 चीज़ों का रेट जो है वो पूछ लेते हैं। केला कितने रुपए दर्जन है? अव्वल 200। अच्छा, यहाँ पे तो कितना बताया आपने? 200 रुपये दर्जन। 200, तो यहाँ पे 210 लिखा हुआ है, इस पे कम में क्यों है? मैंने आज सस्ता परचेज़ किया है, जाहिर सी बात है सस्ता परचेज़ किया तो हमको भी फेवर देते हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमारे साथ एक कस्टमर भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। आप यहाँ से ही आती हैं फ्रूट सब्जियाँ वगैरह लेने? नहीं, मैं इसे हॉस्पिटल आई हूँ ना। अच्छा, तो आपने यहाँ से, अपने हाँ वैसे तो आपने तो आके इनसे पूछा ही नहीं कि रेट लिस्ट है, आप तो वैसे ही आई थी और इनसे ले लिया फ्रूट। अगर ये आपको महंगा देंगे तो क्या करेंगे? क्या 100 रुपये? अच्छा, तो आपको सही लगा कि 100 है खरबूजा, तो फिर क्या करना चाहिए? लेकिन फिर भी ये पूछना तो हमारा काम है ना कि हम इनसे पहले पूछें। हाँ, फिर पूछा मैं कहता 100 रुपये। हाँ। अच्छा, इसमें आप लोग क्या करते हैं कि जी जब कोई शहरी आता है आपके पास, अब हर बंदा इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं होती कि ये लिस्ट है, और हर बंदे को पता होगा कि ये रेट लिस्ट यहाँ पे लगी होती है, इसके अकॉर्डिंग हमने चीज़ देनी है, तब आप क्या करते हैं? मैम बेसिकली हमारी रेट लिस्ट जो होती है ना, डेली बेसिस पे वहाँ पे फ्रिजर के ऊपर रेट लिस्ट जब आता है उसी वक्त हम उसको कर देते हैं। रही बात डिस्प्ले कर देते हैं, रही बात कस्टमर का, जो मेरे लिए हर कस्टमर एक जैसा है, चाहे वो साइकिल पे है चाहे वो गाड़ी पे है, सब मेरे लिए इक्वल है कि मैं दुकानदार हूँ। मेरी फेवर ये होती है कि मेरे पास कस्टमर आए हैप्पी हो के जाए, खुश हो के जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप इस पे मुझे बताइएगा कि कभी ऐसा हुआ है, आपने देखा होगा कुछ दुकानदार ऐसे भी करते हैं, जैसे मैंने इनसे भी यही सवाल किया कि हर बंदे को इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि वो रेट लिस्ट का पता करे, तो क्या कभी आपने ऐसे भी फ़ाइन किए हैं? जी बिल्कुल, ऐसे फ़ाइन किया हो नहीं, इस मामले के ऊपर नहीं है, क्योंकि रेट लिस्ट देखना गाहक का काम है। कस्टमर को आइडिया होता है, अब ये उसको अवेयरनेस होनी चाहिए कि मैंने जब जाना है तो उसने रेट लिस्ट डिस्प्ले की हुई है, उसने काम मुकम्मल। हाँ, उसने रेट लिस्ट अगर नहीं डिस्प्ले की फिर उसकी गलती है। जैसे रेडियाँ लगी होती हैं फ्रूट्स की ना, तो उसमें भी आपने चेक एंड बैलेंस करना होता है, वो भी आपने रेट देखने होते हैं। तो सम टाइम ये होता है कि एक दुकान पे, अच्छा ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने एक दिन पहले एक फ़्रूट ख़रीदा जिसका रेट पहले कुछ था, और अगले ही दिन सेम फ्रूट मैंने लिया और उसमें अच्छा खासा फ़र्क, और डिफरेंस कितना था, 80 से 90 रुपये का। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है? मैम कुछ केसेस में कभी कभी आता है, अगर कोई शॉर्ट हो जाए, मंडी डेली की होती है, उसमें कोई चीज़ सप्लाई ज़्यादा आ जाए तो रेट कम भी हो जाता है, सप्लाई कम आए तो उसी चीज़ का रेट बढ़ भी जाता है। जिस तरह अब ईद के मौके के ऊपर 3 दिन मंडी ऑफ रही है, तो लोगों ने वही फ्रूट सेल किया जो उन्होंने 3-4 दिन पहले लिया हुआ था, मतलब कम रेट वाला। कम रेट वाला। वो हो सकता है कि उन्होंने उसको अभी के रेट के मुताबिक वो ज़्यादा हुआ हो तो वो ज़्यादा सेल कर रहे हो। तो इस तरह होता है कि कभी को बारिश आ जाती है, मंडी बंद होती है, सामान पहुंच नहीं सकता, सप्लाई और डिमांड के ऊपर है। सप्लाई और सप्लाई डिमांड, ज़्यादा आ जाए तो उसका रेट कम भी हो जाता है, सप्लाई कम हो तो ज़्यादा भी हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, अभी हम जो है मार्ट के अंदर भी विज़िट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि रेट्स का क्या सूरत हाल है, कम है, ज़्यादा है, या जो डीसी साहब की तरफ से जो रेट लिस्ट जो इंतज़ामिया की तरफ से इशू होती है, क्या उसके अकॉर्डिंग है। तो हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है, ये हर डिपार्टमेंटल स्टोर में डीसी काउंटर मौजूद होता है, लेकिन जो है पीरा फोर्स के ऑफिसर जो सुनैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तो सुनैन साहब, मुझे ये बताइएगा कि बहुत से लोग जो हैं ये बात करते हैं कि जो डीसी काउंटर लगा होता है हर डिपार्टमेंटल स्टोर में, उसमें चीज़ें तो सस्ती होती हैं, रेट्स की बात तो मैं आपसे बाद में करती हूँ कि जो आपने कार्रवाई की, लेकिन मेरा पहला सवाल ये है कि जो बहुत से लोग ये शहरी शिकायत करते हैं कि जी उसकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं होती, जो आम रूटीन में हम लोग ख़रीदते हैं या बाकी जगह पे होती है, लेकिन डीसी काउंटर में मौजूद अशिया की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होती। तो क्या ऐसा है? मैम हमारा काम ही ये है कि हमने एक तो रेट लिस्ट चेक करनी है, रेट लिस्ट में जितनी आइटम्स मौजूद हैं वो सारी इस डीसी काउंटर के अंदर, इवन अंडे
आटा, चीनी, हर चीज़ यहाँ पे मौजूद हो। इसमें 2 लिस्टें होती है, एक ये पर मंथ अपडेट हो रही है और एक वो है जो बड़ी डीसी की तरफ से डिस्प्ले की गई है, दोनों लिस्ट हैं। तो अगर इस क्वालिटी को चेक करना है तो क्वालिटी हम यहाँ पे एक पैकेट ओपन करते हैं, पैकेट उसकी और दूसरी इनकी जो नॉर्मल क्वांटिटी लगी हुई है हम उनका डिफरेंस चेक कर लेते हैं। अगर उसमें कोई डिफरेंस हुआ तो हम उसके ऊपर भी इनको फाइन कर सकते हैं। चलें, बिल्कुल ठीक है। हमें मुझे लगता है हमें ये क्वालिटी जो है वो चेक करनी चाहिए। लेकिन अभी हम जो है यहाँ से डीसी काउंटर में जो दाल लगी हुई है और जो आम स्टोर पे जो इजीली जो दाल अवेलेबल है उसका जो है हम कंपैरिजन करते हैं कि क्वालिटी किसकी बेहतर है, या जो शहरी शिकायत करते हैं कि जी क्वालिटी इसकी सही नहीं होती, दूसरी क्वालिटी सही होती है। तो अभी इस चीज़ का जो है वो जो हमें प्रूफ जो है वो आपको भी देखने को मिलेगा और हमें भी मिल जाएगा। मेरे हाथ में ये जो दाल आप देख रहे हैं ये डीसी काउंटर की दाल है और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब हम चेक करेंगे कि इन दोनों की क्वालिटी और वो जो आम जो है लेके जाते हैं वो दाल है। तो अभी हम क्वालिटी इसकी देख लेते हैं कि क्या है। अभी हमारे साथ रहिए। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि अगर हम देख रहे हैं कि जी क्वालिटी अगर इन केस ये क्वालिटी सही नहीं होती तो क्या फ़ाइन किया जाता है? जी मैम, इनको फिर हम फ़ाइन करेंगे इनके डीसी काउंटर मेंटेन ना होने की वजह से। और क्या इसमें जो है आप लोगों ने इसकी क्वालिटी प्लस प्राइसेस दोनों चीज़ों को देखना होता जी है? दोनों चीज़ों को देखना होता है कि हमने इन्होंने जो क्वालिटी अपने नॉर्मल काउंटर में लगाई है वो डीसी काउंटर में है कि नहीं आया, कि आवाम को वो चीज़ वसूल हो रही है या नहीं। तो हमने इस चीज़ को इंश्योर करना है। नाज़रीन, अब ये हमारी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये जो मेरे हाथ में दाल है ये तो डीसी काउंटर से ली गई है और जो ये दाल है ये है इन स्टोर की अपनी दाल जो है। तो अभी क्वालिटी को जो है वो हम देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है, या जो क्वालिटी इधर मौजूद है क्या वही डीसी काउंटर में है। तो क्या कहेंगे हुसैन साहब, आपने देख ली है इसकी क्वालिटी, तो क्या लगता है कि सेम है? जी मैम, दोनों क्वालिटीज़ ऑलमोस्ट आप भी देख रही हैं सेम नज़र आ रही हैं। इसमें ना किसी किस्म का कोई स्टोन नज़र आ रहा है, साफ़ की हुई है वॉश। अच्छा, इसमें मेरा एक सवाल है कि आप इसमें क्या चेक करते हैं, क्या क्या चीज़ें आपने देखनी होती हैं? मैम इसमें ये होता है कि एक तो देखें ये साइज़ है, दोनों तरफ एक बराबर हो। दूसरी बात ये है उसका कलर सेम है। इसमें कोई किसी किस्म का स्टोन, मिट्टी वगैरह, कचरा वगैरह या कोई किसी चीज़ की मिक्सिंग वगैरह, ये 2-3 चीज़ मिलावट चेक करते हैं। अब इसमें कोई इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आ रही। इसमें कोई डस्ट नहीं है, कोई जो पत्थर वगैरह इसमें वो होते हैं वो नहीं है, और जैसी दाल ये स्टोर की है वैसी डीसी काउंटर की भी वही है। बिल्कुल ठीक हो। नाज़रीन, हमने आपके सामने जो है दोनों दाल के पैकेट जो है वो खुलवाए हैं और आपको अब आइडिया हो गया कि दोनों की क्वालिटी सेम है। और बहुत से शहरी जो ये कंप्लेन करते हैं कि जी हम जाते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर पे, जो डीसी काउंटर होता है वहाँ पे किसी किस्म वहाँ पे तो चीज़ें बेशक सस्ती मिलती हैं लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों को खुद फैसला करना चाहिए कि ऐसा नहीं है, दोनों की क्वालिटी जो है वो सेम है। हमारे साथ ये प्रोग्राम अभी जारी है। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा कि मैं एक चिकन की दुकान के बाहर जो है वो खड़ी हुई हूँ। हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनको मेरे ख्याल से कोई फ़ाइन वगैरह किया गया, इनसे पूछते हैं क्या कार्रवाई की गई, किस बिना पर जो है इनको फ़ाइन किया गया है। हुसैन साहब मुझे बताइएगा, आपने अभी इनको फ़ाइन किया गया तो क्या चीज़ थी जिसकी वायलेशन हुई है जिस पर आपने इनको फ़ाइन किया है? मैम इनकी वायलेशन ये थी कि आप पीछे देख सकती हैं इनकी दुकान की बाउंड्री लाइन ऑलमोस्ट कोई 7-8 फीट पीछे है। इन्होंने अपना सारा सामान निकाल के बाहर लगाया हुआ है, तो फ़ाइन इनको उस बेस पे हुआ है। बाकी इनकी रेट लिस्ट वगैरह डिस्प्ले थी। यहाँ पे कोई ख़रीदार आता है तो अगर वो यहाँ से कोई ख़रीदता है तो हमें उसके ऊपर हम वेरीफाई कर सकते हैं कि इन्होंने आपको हाई चार्ज किया या जो रेट लिस्ट है रेट उस पे है। अच्छा, जो चीज़ हमें नज़र आ रही है इंक्रोचमेंट, इनकी तजावज़ात बहुत ज़्यादा हैं जिसकी बेस के ऊपर इनको फ़ाइन किया जाए। अच्छा, ये इंक्रोचमेंट की बेस पे जो है इनको फ़ाइन किया जा रहा है। क्या आप ये जो थड़ा लगा हुआ है इससे इस पे भी ये लगा नहीं सकते? इनकी जो बाउंड्री दुकान के अंदर अंदर तक ये जो इनका काउंटर है ये होना चाहिए। मैम बाय लॉ डीसी साहब की तरफ से जो ऑर्डर्स है ना, तो उसके मुताबिक तो वो बाउंड्री लाइन इनकी जहाँ पे शटर क्लोज़ हो रहा है तो वो उनकी एक बाउंड्री है, उससे बाहर ये लोग नहीं आ सकते। अपना कोई भी बिज़नेस वगैरह वो उसके अंदर करेंगे। तो इन्होंने ऑलमोस्ट को 10-15 फीट बाहर सामान लेके आए हैं। दूसरी बात ये है कि इसकी वजह से जब चिकन का कोई सामान होता है गंद वगैरह मचता है, तो उसकी भी कोई प्रॉपर सफाई वगैरह नहीं है। लेकिन हम अगर ये अपना शॉप के अंदर ये सब कुछ करेंगे तो ये गंद बाहर भी नहीं फैलेगा। डीसी साहब की तरफ से एंटी लिटरिंग कूड़ा करकट और इस ब्यूटिफिकेशन के ऊपर जब से काम हो रहा है तो वो इसके सख्त खिलाफ है। अच्छा, ये भी आपकी डोमेन है कि आपने ये चीज़ भी चेक करनी है कि जैसे अब ये काउंटर की वजह से, और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ये काउंटर भी एक तो बहुत ज़्यादा मतलब इसकी हालत ख़राब है, इससे स्मेल आ रही है और इसकी उस प्रॉपर तरीके से सफाई नहीं है, तो ये चीज़ें भी आपने मेक श्योर करनी होती है। जी मैम, सफाई की डोमेन में अब देखें, अब इस बंदे ने सामान यहाँ पे लगाया हुआ है। अगर इनकेस ये हमसे घबरा के या डर के ये सामान उठा लेता है तो जब ये सामान उठाते हैं उनके जो बाकी जो रिमेन्स होती हैं कुछ चीज़ें वगैरह, गंद वगैरह वहाँ पे पड़ा रह जाता है, जिसकी वजह से अब सुथरा पंजाब वाले अपना काम कर रहे हैं, ठीक सफाई करके जाते हैं, लेकिन उसके बाद ये फिर सामान वहाँ पे लगा देते हैं
तो जब उठाते हैं तो वो गंद वैसे का वैसे दोबारा। तो इस चीज़ में भी हमें ज़िले इंतज़ामिया को बड़ा इशू आ रहा है कि आप लोग सफाई का ज़्यादा ख्याल रखें। इसके ऊपर इवन शॉप सील भी हो। अच्छा, अभी नाज़रीन एक कॉल जो है वो जिस बंदे की दुकान थी उसने कॉल करवाई है, तो वही बात है कि जी कॉल वाला कल्चर हमारे ना यहाँ से सोसाइटी से निकल नहीं सकता। तो अभी देखते हैं कि किसकी कॉल है, ये हुसनैन साहब से ही जानते हैं। तो हुसनैन साहब, ये आपको मेरा अगला सवाल आपसे बल्कि यही था कि जैसे अब आपने एक दुकान पे आप गए हैं, आपने कार्रवाई की है, उनको फ़ाइन किया है। हमारा ये कल्चर है कि हमने फ़ाइन की तरफ नहीं आना, हमने वायलेशन कर दी, हमने हर गलत काम कर लिया, लेकिन हमने डिटाई से क्या करना है, हमने उस पर फ़ोन करा देना है। हमारी बड़ी अप्रोच है, हमें तो कोई पकड़ नहीं सकता। मैम दो चीज़ें होती हैं। कुछ बार ऐसे होता है कि ये हो सकता है वर्कर हो, ये अपने ऑनर को कॉल कर रहा हो कि हाँ मुझे कुछ आइडिया नहीं है, आपने को फ़ाइन वगैरह करना है, तो ऑनर से आप आईडी कार्ड ले लें, उसका जो डिटेल्स वगैरह लेके उसको फ़ाइन जनरेट। दूसरा वो बात जो आप फैक्टर कह रही हैं कि वाकई इस तरह होता है कि ये कल्चर हमारे पास है कि हमने अपनी वायलेशन के ऊपर नहीं वर्क करना और हमने कोई ना कोई असर और रसूख इस्तेमाल करके कॉल करवाने की कोशिश करनी है। लेकिन इस मामले में मैं कहूँगा कि हम बहुत ब्लेस्ड हैं पीरा फोर्स के, हमें ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से और मैडम मरियम नवाज़ हमारी क्योंकि ख़ुद पर्सनली चेयरमैन है, तो हमें उनकी तरफ से कोई किसी किस्म का प्रेशर नहीं है। इवन MP MNAs भी अगर कॉल करते हैं तो वो कहते हैं कि अगर इसकी वायलेशन है तो आप ठीक है इसके ऊपर करें कार्रवाई वगैरह। बाकी ये होता है कि कुछ नरमी वो हम पर्सनली कर देते हैं। अगर हमें को बंदा अगर हम देख रहे हैं कि रेडी वाला है, सब्ज़ी वाला है, वो गरीब बंदा है, तो हम उसको फ़ाइन नहीं करते, उसको वार्निंग दे देते हैं, एक बार नहीं 10 बार दे देते हैं। क्योंकि अगर हम उसको 500,000 का भी फ़ाइन करेंगे तो हो सकता है कि उसको शाम तक भी वो 500,000 रुपये कमा ना सके। तो हम उनको थोड़ा सा इस तरह, और बाकी हम ऐसा भी है कि हम 10-10, 20-20 हज़ार भी फ़ाइन करते हैं, लेकिन देख के जिनकी लोगों की सेल मिलियंस में है उनको 10-20 हज़ार रुपये हिट नहीं करता इतना, बिल्कुल भी नहीं करता, तो हम उनको उतना फ़ाइन भी करते हैं। और ये चीज़ें सारा मैम फैक्टर हैं, लेकिन हमने खुद मैनेज करना होता है। हमें हमारे AC DC की तरफ से ये डायरेक्शंस हैं कि आपको हमारे अलावा कोई बंदा कोई टच करता है किसी मामले में वो हम संभाल लेंगे। आपने नहीं देखा। आपने अपनी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो आपको ऑटोनॉमी दी गई है ऑपरेशन की, उसको वायलेशन की तरफ नहीं लेकर। अच्छा, अगर मैं इनके फ़ाइन की बात करूं तो आपने इनको ये तजावज़ात, ज़ाहिर बात है इन्होंने वायलेशन की, इनको फ़ाइन कितना फ़ाइन किया गया है? मैम जो आजकल कंडीशन चल रही है उसके हिसाब से अगर हम ही वो लोग हैं जिन्होंने 5-5, 10-10, 20-20 हज़ार भी फ़ाइन किया, लेकिन आजकल क्योंकि काफ़ी क्राइसिस चल रहे हैं उसमें हमारे मुल्क के जो हालात हैं, तो हम मैक्सिमम भी अगर फ़ाइन करें तो 500,000, 2,000 कोशिश करते हैं मिनिमम से मिनिमम। वो भी अगले बंदे से पूछ लेते हैं कि उसके आजकल क्या हालात हैं ये वो, लेकिन उसको प्यार से समझा भी देते हैं कि ठीक है आपको एक फ़ेवर दी गई है, आपने हमारी भी इज़्ज़त रखनी है, हम आपकी इज़्ज़त रखें। अच्छा, इसमें ना मेरा एक ये कंसर्न है कि आपने ख्याल किया, आपने 500,000, चलो इनको भी दुखा नहीं 500,000 देना, लेकिन कुछ लोग इतने ढीठ होते हैं ना कि ये अभी लगा ना काउंटर, आपने आज कार्रवाई की है, कुछ अरसे बाद आप क्या करेंगे, जब आके चेक करेंगे ना ये फिर वही होगा, तो उस सूरत हाल में आप लोग क्या करें? मैम उस मामले में इस तरह होता है कि अगर हमने एक बंदे को फ़ाइन कर दिया, एक बार फेवर दे दिया 1,000-2,000 रुपये फ़ाइन करके, तो हमारे पास वो अब एक वन स्टेप उसका हो चुका है। अगर नेक्स्ट टाइम वो वही वायलेशन करता है तो हम भी उसको ज़ाहिर सी बात है डबल फ़ाइन या ट्रिपल फ़ाइन और या दुकान सील की तरफ जाएंगे। हम इस मामले में हम देखें ये चिकन है, अगर इनका कोई ज़िंदा चिकन या कोई अपना इन्होंने ज़िबा करके रखा हुआ है तो हम उसको एवैक्यूएट करवा देंगे दुकान में से, ताकि वो चीज़ रिस्क ज़ाया ना हो। और उसके बाद हम इनकी दुकान को सील करके इनको AC साहब के पास भेजेंगे, इनको 24 आवर्स के बाद इनकी दुकान ओपन होगी और इनको फ़ाइन 10 से 20 हज़ार। प्रॉपर उसका क्या प्रोसीजर होता है? उसका मैम अगर मैंने इस दुकान को सील किया तो मैं अपने ऑफिसर को रिपोर्ट करूँगा, SDO साहब को, AC साहब को, कि मैंने ये शॉप सील कर दिया। ये बंदा अब इनको पता है कि अगर एक शॉप सील हुई है उसका शटर ये ओपन नहीं कर सकते, अगर करेंगे इनके ऊपर बाय लॉ FIR हो जाएगी। तो ये जाते हैं AC साहब के पास या SDO साहब के पास, उधर भी हर चीज़ है, उधर भी वो कंडीशन देख के वार्निंग्स भी देते हैं। कोई बंदा अगर रिपीटेड ऑफेंडर है, वो नहीं हट रहा, उनको 10,000, 20,000, 50,000 फ़ाइन भी होता है, लेकिन वार्निंग्स भी वहाँ पे भी होती हैं। अब जिस तरह टाइम वायलेशन पे है, कल का दिन था, पहला दिन था, कुछ लोगों की शॉप सील हुई हैं, लेकिन SDO साहब ने उनको वार्न किया कि नेक्स्ट टाइम आपने ये गलती नहीं करनी, उनको फ़ाइन नहीं किया। अब यही लोग नेक्स्ट अगर वही गलती करेंगे तो जाहिर सी बात है उनको फ़ाइन भी किया, वो फाइन भी होगा, उन पे और सख्त जो है वो कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जी कॉल वाला कल्चर, ये कॉल पे जो है पीरा के ऑफिसर जो है वो बात कर रहे हैं, तो अभी देखते हैं कि किसकी कॉल है, किसी कानूनदान की है। तो देखते हैं, कहा तो ये जाता है कि कानूनदान से डरना चाहिए, अब देखते हैं कि पीरा फोर्स वाले डरते हैं या कानूनदान वाले पीरा फोर्स से डरते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, आप आवाज़ आ रही है आपको? जी भाई, मुझे आवाज़ आ रही है। अच्छा, आप कौन बात कर रहे हैं? हेलो, मैं कह रहा हूँ आप कौन बात कर रहे हैं? नहीं मैं आपसे बात कर
आप इस शॉप के ओनर हैं या इनको मतलब इनके कोई रिश्तेदार वगैरह हैं? नहीं भाई, मैं शॉप का हूँ। आप शॉप के ओनर बात करें। चलें भाई, आपको इतना तो आइडिया होगा कि आपकी जो शॉप है वो बाउंड्री लाइन से बाहर है। जी भाई, मुझे है कि वैसे मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि जो ये है बाउंड्री लाइन की कहाँ तक गवर्नमेंट की तरफ से जो है अलाउ है। भाई ये बाउंड्री लाइन आपको आइडिया होगा, हम काफ़ी बार यहाँ पे वार्निंग्स वगैरह दे चुके हैं कि ये आपकी जो शॉप है उसका जो जहाँ पे शटर बंद होता है वहाँ तक आपकी बाउंड्री लाइन है। उसके बाहर अगर कोई सामान लगेगा तो वो वायलेशन में है, वो तजावज़ात हैं। ठीक हो गया भाई, वैसे मुझे फर्स्ट टाइम आपकी तरफ से मैसेज मसूल हुआ है, वरना जो भी कोई आता है गवर्नमेंट की तरफ से मुझे ज़रूर पहुँचता है मैसेज। चले अब हम पहले स्टेप की तरफ जा रहे हैं, आपको एक माइनर सा फ़ाइन करेंगे और नेक्स्ट टाइम आपने इस चीज़ को अभी भी इंश्योर करवाएं कि इस सामान को दुकान के अंदर ले जाएं। आपकी माशाल्लाह काफ़ी बड़ी दुकान है तो आप इसके अंदर सामान लगाएं ताकि जो चिकन का वेस्ट है उसकी वजह से यहाँ पे जो लिटरिंग क्रिएट हो रहा है उसका भी इंतज़ाम हो सके। हमने ब्यूटिफिकेशन और सफाई का काफ़ी ज़्यादा हमारे हो सकती है। ठीक है, चलें ठीक है भाई, आप ये डिटेल्स वगैरह दे दें, हम आपको एक माइनर सा फ़ाइन करें। चलें ठीक है भाई, आप हमारे साथ कोऑपरेट करें, हम आपके साथ करने को तैयार। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हुसैन साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये कॉल किसकी थी? मुझे लगता है पहले कहा जा रहा था कि ये किसी वो है, और जब मुझे लगता है उन्होंने हमारी बातें सुनी है तो उसके बाद साथ ही उन्होंने कहते मैं शॉप का ऑनर बात कर रहा हूँ। तो आपको क्या लगा? जी मैम, हमें उन्होंने पहले जब कॉल किया तो यही कोई एडवोकेट वगैरह के बारे में बताया गया, तो उसके बाद जब उनको आइडिया हो गया था हमारी बातों से कि यहाँ पे कोई टीम वगैरह आई हुई है तो उनका वाकई वो शिफ्ट हो गई हर चीज़ कि मैं शॉप का ओनर हूँ। लेकिन हमें इससे जेन्युइनली कोई इशू नहीं होता। ठीक है, हमारे एडवोकेट जो हैं वो भी हमारे भाई हैं, हमें कोई इशू नहीं है। होता है किसी के लिंक्स होते हैं, अब इनका कोई भाई होगा, कज़न होगा, हर बंदा एक अपने आप को एक भरम होता है एक इंसान का। ठीक है, लेकिन हम बाय लॉ जितना का हम बाय लॉ एक इंसान को ले मैन को फेवर दे सकते हैं, हम उससे ज़्यादा किसी को नहीं। देखिए जी, कानून अगर बनाया गया है तो वो सबके लिए है, वो उसमें कोई ये नहीं देखा जा सकता कि कोई एडवोकेट है, कोई कहीं से भी कोई उठ के आ जाता है, तो कानून सबके लिए एक है। तो अब क्या करेंगे आप लोग? क्या इनको फाइन करेंगे उतना ही जितना आपने पहले करना था? मैम उतना ही फ़ाइन करेंगे जितना हमने पहले करना था। हमने क्योंकि आजकल जो क्राइसिस का हिसाब किताब चल रहा है, हम इनको माइनर सा 2000 फ़ाइन करेंगे इनको, और इन केस अगर ये नेक्स्ट यही वायलेशन करेंगे क्योंकि अब इनको कन्वे हो चुका है, अगर नेक्स्ट ये वायलेशन करेगा उनको 10,000 20,000 दोबारा फ़ाइन किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, आपने देखा कि जी कॉल आई थी, लेकिन वो जब उनको ज़ाहिर बात है स्पीकर ऑन था तो उन्हें ये आइडिया हो गया था कि जी ये साथ कोई टीम वगैरह मौजूद है, तो उन्होंने एडवोकेट से अपने आप को शॉप ऑनर में तब्दील खुद ही कर लिया। तो हमारे साथ ये भी कार्रवाई जारी है। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त मैं पीरा फोर्स ऑफिस में मौजूद हूँ और मेरे साथ SDEO जो हैं नुमान मजीद साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं इसी बारे में कि हम अक्सर देखते हैं कि जी बहुत से लोगों को इस बात का आइडिया नहीं है, हमारी ऑडियंस को, कि आखिर पीरा फोर्स बनाई क्यों गई, क्या मकसद था इसको बनाने का, और कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो इनकी हैं और कौन सी चीज़ें जो इनके अंडर आती हैं। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है आपसे कि पीरा फोर्स आखिर क्यों बनाई गई? क्योंकि पहले पीरा फोर्स नहीं थी, ये कोई साल 1.5 साल पहले ही मुझे लगता है ये पीरा फोर्स बनाई गई है, तो इसका मकसद क्या था? जी पीरा फोर्स जो है ना, ये इसका एक्ट जो है वो 2024 में पास हुआ और 2025 में जो है ना वो पीरा फोर्स का जो है वो कायम हुई। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है पीरा फोर्स को, वो ये है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की असिस्टेंस के लिए एक फ़ोर्स रिक्वायर्ड थी। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को पहले पुलिस की तरफ देखना पड़ता था क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्पेशल लॉज हैं जिनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू होती है। तो ये जो आइडिया था पीरा का, ये आइडिया इसलिए इन्विज़िज किया गया कि हमें इफ़ेक्टिव इन्फोर्समेंट के लिए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज के लिए एक प्रॉपर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के डिस्पोजल पे एक फ़ोर्स बना दी जाए ताकि जो हमारे स्पेशल लॉज हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन इफ़ेक्टिव हो जाए। तो ये जैसे कि इसके नाम से ही आप देख सकते हैं कि पीरा पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, कि ये एक लीड रेगुलेटरी अथॉरिटी है कि जो कि लॉज को, स्पेशल लॉज को पर्टिकुलरली इम्प्लीमेंट करवाती है। तो ये पीरा का ऑब्जेक्टिव मेन ये था। बाकी पीरा एक्ट को अगर आप देखें तो उसमें 3 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो कि पीरा डील करता है जिनको। उसमें एक प्राइस कंट्रोल है,
उसमें हमारे इस स्टेशन के 4 नोटिफाइड PCMs हैं होम डिपार्टमेंट की तरफ से, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं। हम उसमें प्राइस कंट्रोल की एक्टिविटीज़ को देखते हैं, उसको मॉनिटर भी करते हैं। इसी तरह एंटी इंक्रोचमेंट से रिलेटेड हमारा काम है। एंटी इंक्रोचमेंट में जो हमारी टेम्प्रेरी इंक्रोचमेंट्स आ जाती हैं, मूवेबल इंक्रोचमेंट्स, हम उनको डील करते हैं। और जो तीसरा मेन इंपॉर्टेंट जो हमारा फंक्शन है वो पब्लिक न्यूसेंस है। तो पब्लिक न्यूसेंस को भी बड़ा अच्छा डिफ़ाइन किया हुआ है हमारे एक्ट में। तो उसमें ये होता है कि कोई भी पब्लिक इनकन्वीनियंस, कोई कॉमन इंजरी, मिसाल के तौर पे एक रेजिडेंशियल एरिया है, वहाँ पे एक फैक्ट्री है जो कि स्मोक इमिट कर रही है और उससे लोगों की ज़िंदगी जो है वो डिस्टर्ब हो रही है एट लार्ज, तो उस पर हमारे जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स हैं वो एम्पावर्ड हैं कि वो EPO इशू करें। EPO स्टैंड्स फॉर एमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर। तो वो हम एक रिस्ट्रेन कर देते हैं उनको ना उस एक्टिविटी से। तो ये 3 मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। और इसके अलावा फिर हमें AC ऑफिस से जो रिक्विजिशंस आती हैं उसमें हमारे 5 शेड्यूल लॉज हैं। उसमें पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट आ जाता है, कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स एक्ट आ जाता है, टेनेंसी एक्ट है, एंटी होर्डिंग एक्ट है, प्राइस कंट्रोल, ये 5 हमारे शेड्यूल लॉज हैं। इनसे रिलेटेड भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं। हमें AC ऑफिस से जो रिक्विजिशन आती है, DC ऑफिस से जो अहकामात आते हैं, तो हम उनको इम्प्लीमेंट करवाते हैं। तो बुनियादी आइडिया ये है कि पीरा जो है ना वो एक लीड इम्प्लीमेंटिंग आर्म है पंजाब गवर्नमेंट का, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का, और स्पेशल लॉज की इन्फोर्समेंट जो है ना वो हमारा मेन काम है। ठीक है। अच्छा सर, जैसे अभी हम बात करते हैं इंक्रोचमेंट की, तो क्या इसमें पुख्ता तजावज़ात भी आती हैं? पुख्ता तजावज़ात में हम डिपेंडेंट हैं रेवेन्यू स्टाफ के, क्योंकि जो लैंड की डिमार्केशन है वो तो रेवेन्यू स्टाफ ही कर सकेगा, क्योंकि रिकॉर्ड रेवेन्यू का जो रिकॉर्ड है वो उनके पास होता है। तो पुख्ता तजावज़ात में प्रोसीजर ये होता है कि हमें AC ऑफिस की एक 32-34 की कार्रवाई होती है। सरकारी अराज़ी पर जो कब्ज़ा है उसको ख़त्म कराने के लिए 32-34 की कार्रवाई होती है गवर्नमेंट ऑफ लैंड्स एक्ट के तहत। उसमें फिर हमें रेवेन्यू स्टाफ होता है, कोई पटवारी, कोई तहसीलदार, कोई कानूनगो, वो हमारे साथ मौजूद होता है। एक रिक्विजिशन हमारे पोर्टल पे आ जाती है, हम उनको नफरी फोर्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो उसमें हमारा मेन जो रोल है वो असिस्टेंस का है। हम AC ऑफिस को असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं कि जो स्टेट लैंड है उसको वागज़ार कराया जाए। अच्छा सर, पीरा फोर्स के हवाले से हम अक्सर प्रोग्राम्स करने जहाँ पे भी जाते हैं तो कहा जाता है कि जी पीरा के जो ऑफिसर्स हैं वो बात अच्छे तरीके से नहीं करते, वो ओए करके बात करते हैं, तू तड़क करके बात करते हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि ऐसा है? देखें जी, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा है, लेकिन एक जनरल परसेप्शन हमें ये सुनने को मिलता है। लेकिन इसमें पीरा हेडक्वार्टर की तरफ से हमने अपनी सारी व्हीकल्स पे भी ये लिखवाया हुआ है कि पहले इज़्ज़त फिर नफाज। तो पीरा जो है ना ये एथिकल इन्फोर्समेंट पे बिलीव करती है। ये एक एथिकल पॉलिसिंग है, कम्युनिटी पॉलिसिंग है कि हम क्योंकि हमने कोई हार्डकोर क्रिमिनल्स के साथ डील नहीं करना, हमने स्पेशल लॉज को इम्प्लीमेंट करवाना है और हमारा पब्लिक के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है। तो हमें ये कंप्लेंट्स 1-2 दफ़ा आई हैं, तो हमने उस पर फ़ौरन एक्शन भी लिया। तकरीबन हमारे 5 के करीब जो सार्जेंट्स हैं जो कि पुलिस की तरफ से यहाँ पे डेपुटेशन पे थे, उनको हमने रीपैट्रिएट भी कराया, उनको वापस उनके पेरेंट डिपार्टमेंट में भेज दिया। और बाकी ख़ुद भी हमने डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए हैं, उनके माइनर पनिशमेंट्स दी हैं। तो बाकी उसके अलावा हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स होती हैं। आज भी हमने एक कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप, उन पे हम इनको ट्रेन करते हैं कि आपने किस तरह से मोरल्स को या एथिक्स को अपहोल्ड करना है और एथिकल पॉलिसिंग जो है उसको इंश्योर करना है। शुक्रिया आपका। और मुझे लगता है कि ये स्टाफ की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है, तभी हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। नाज़रीन, मज़ीद हमारे साथ रहिए, प्रोग्राम जारी है। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि मैं इस वक्त जो हूँ बावचक बाज़ार में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पे जब हम एंटर हुए हैं तो सारे काउंटर्स भी बाहर थे, हर सामान, जितना भी दुकानों का सामान था वो बाहर पड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही उन्होंने पीरा फोर्स की गाड़ी देखी है, सारी दुकान वालों ने अपने अपने काउंटर्स अंदर कर लिए हैं। लेकिन एक जो दुकानदार है ना वो पकड़ा गया है, उसको फ़ाइन किया जा रहा है। तो हुसनैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या कार्रवाई जो इनके खिलाफ़ की जा रही है। हुसनैन साहब, मुझे बताएं कि क्या कार्रवाई की जा रही है और हमेशा ऐसा क्यों होता है कि पता है कि ये काम गलत है, ये वॉयलेशन है, फिर भी हम करते हैं, लेकिन जैसे ही हमें नज़र आता है कि जी गाड़ी आ रही है, कोई हमें पकड़ने आ रहा है, हम साथ ही सीधे हो जाते हैं? मैम,
ये बाबा चक में अब हम आए हैं तो इनका आपने पहले देखा कि सामान यहाँ पे कितना ज़्यादा लगा हुआ था और अचानक इन्होंने रिमूव किया। तो अब हमें आइडेंटिफाई हो गया, हमने पिक्चर्स ली हैं इन लोगों की, हम इनको फ़ाइन करेंगे। और लेकिन हम इनको 1-2 बार हाँ मना कर चुके हैं कि इनका ही फ़ायदा, अगर इस चीज़ को इनका कस्टमर बढ़ जाएगा। जब यहाँ पे इंक्रोचमेंट होगी, यहाँ पे कम लोग कहते हैं उधर तो जाना ही नहीं है, वहाँ पर रश ही बहुत होता है। ये एक आइडिया अवाम के माइंड में होता है। वहाँ पे ट्रैफिक का रश है, हमने जाना ही नहीं। अब यहाँ पे ये खुला जिस तरह है, इनकी वो शॉप है, वो उनकी बाउंड्री है, आप उसमें बाउंड्री में रहें तो आपके पास कस्टमर यहाँ पे बाइक लगाए आप जो परचेज़ करना करेगा। तो ये एटीट्यूड सबका होना चाहिए। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक बंदा तो इस चीज़ के ऊपर अमल कर रहा है, दूसरा नहीं करता, दूसरा कहता है कि नहीं मैं तो अपना सामान लगाऊंगा तभी है। तो उसकी और इसमें होता पता क्या है कि जब दूसरा अमल नहीं करता ना, तो वो जो अमल कर रहा होता ना उसको भी होता है कि यार ऐ भी तो नहीं कर रहे थे, फिर मैं भी नहीं करना। जी मैम, हम इनको फुल रिस्पेक्टफुली ये बात इनको कन्वे करते हैं कि हम इनको फ़ाइन भी करते हैं। इनकी शॉप्स यहाँ पे सील भी हुई हैं काफ़ी ज़्यादा, इवन बाबा चक की 10-10, 15-15 दुकानें सील हुई हैं। उसके बाद ये है कि काफ़ी मैडम जो आपने अभी देखा है, ये काफ़ी फ़र्क है, उस साइड को फ़र्क है, लेकिन ये वाली साइड अभी फिर दोबारा भी ठीक होने वाली है। इस भाई को भी फ़ाइन हुआ है, इसकी दुकान बाहर निकले, इसके आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान साहब, मुझे बताएं, बार बार टीम्स आती हैं, विजिट करती हैं, पता है इंक्रोचमेंट नहीं करनी, फिर क्यों करते हैं? यहाँ पे ना मार्केट में सब लोग जब सामान लगा लेते हैं ना आगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पहले भी सबसे कहा था कि मार्केट के अंदर सब एक जगह पे लगाएं सामान, हमें भी मुश्किल नहीं होती, हम भी पीछे एक हदूद में लगाएं, लेकिन सब आगे लगा लेते हैं, हमारी दुकान एक किस्म की छुप जाती है, फिर हमारी मजबूरी हमें थोड़ा सा आगे सामान लगाना पड़ता है। दूसरा, एक दफ़ा पहले भी न्यूज़ वाले आए थे, हमने रिक्वेस्ट की थी सीएम मरीम नवाज साहबा से कि आपने 4 फुट हमें शटर की हदूद दी है ना, तो 4 फुट तक कम से कम सामान की भी हदूद दें। अच्छा, ये ना मल्टीपल टाइम्स मैंने प्रोग्राम किया है, बहुत से दुकानदार ना इस बारे में बात करते हैं कि जी जितना 4 फुट का शटर है ना, उतनी हमें बाहर भी जगह दे दें, हम अपना काउंटर रख लें। क्या कहते हैं, इसमें रिलैक्सेशन है? मैम इसकी वजह भी ये खुद है। अगर इनको एक बार 2 फीट अलाउ किया गया था घंटाघर के पहले, आज से 1-2 साल पहले की बात, तो ये लोग इस तरह करते हैं कि एक बंदे ने यहाँ पे हमने एक बंदे का मेजर तो नहीं करना ना मैम। कोई बंदा 3 फीट पे बैठा है तो हमने उसको अगर वो मेजरमेंट करेंगे तो 1 फुट ज़्यादा निकलेगा। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, एक ने 2 फीट लगाया, दूसरा कहता है मैं 3 फीट लगाऊंगा तो मेरा सामान नज़र आएगा, तीसरा कहता है मैं 4 फीट पे लगाऊंगा तो मेरा सामान नज़र। इसी में मैम ये सारा खराबी, इस वजह से उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से ये लॉ हुआ है कि आप अपनी बाउंड्री लाइन के अंदर, क्योंकि वो सबकी एक है, उसमें बराबर है, उसमें हमें कोई ना किसी किस्म की मेजरमेंट की ज़रूरत है, हमें दूर से नज़र आ जाता है कि उसने सामान बाहर लगाया हुआ है इसने। तो ये हमारे लिए भी आसानी, इनके लिए भी आसानी है कि ये बराबर में रहें, इनको जो इनका कस्टमर है उसने इनकी दुकान में। लेकिन इसमें मेरा अब आपसे एक सवाल है कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपने जी जो पॉलिसी बना दी, जो रूल्स बन गए, आप उनको फॉलो कर रहे हैं, तो देखा देखी कोई अगर मतलब गलत काम कर रहा है तो आप करना शुरू कर देंगे? गलत काम फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मार्केट के अंदर ना गलत काम की तो बात ही नहीं है, हम इनका ये बात नहीं करते, इनको तो ज़ाहिर बात है जो हुक्म है इन्होंने उस पर अमल करना है। 100 लोग वायलेशन कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे। बात सुन लेना, 100 लोग वायलेशन कर रहे हैं, अब मैं नहीं कर रहा, 100 लोग रोज़ाना वायलेशन करते हैं। अब रोज़ाना उनको ये आते हैं, मुनासिब चलान करके जाते हैं, लेकिन उसका कोई हल नहीं है क्योंकि वो बाज ही नहीं आ रहे। फिर ज़ाहिर बात है जब एक बंदा कब तक भूखा बैठेगा, आखिर वो निकलेगा ही ना कि यार जब ये हट ही नहीं रहे, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, आप शुरू से आई आपने देखा है सब ने बाहर लगाया हुआ, अब मैं अंदर लगा लेता हूँ, आप बताएं ईमानदारी से यहाँ मेरा अड्डा नज़र आएगा किसी? ये बात आपकी ठीक है कि आपकी दुकान फिर वो नहीं काउंटर नज़र नहीं दिन कर लेता हूँ एहतियात, लेकिन 101 दिन भी उस पर कोई चेंजिंग नहीं आती, फिर वहीं के वहीं आ जाते, तो फिर इसमें ज़ाहिर बात है मुझे तो कोई बेनिफिट। अच्छा चले ठीक है, आपने ये बात की कि जी वो मुनासिब फ़ाइन करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको तंग नहीं करते, जो लोग वायलेशन करते हैं। अच्छा, बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी पीरा का बिहेवियर सही नहीं है, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये जब भी हमारी मार्केट में आए इन्होंने सर से अलावा कभी बात नहीं की, मोहब्बत से पेश आए, अखलाक अच्छे अखलाक से, यहाँ तक कि मैंने 1-2 दफ़ा देखा है इनके साथ बदतमीज़ी भी हुई, लेकिन इन्होंने बदतमीज़ी नहीं की। ठीक है, इनका बिहेवियर अखलाक बहुत अच्छा है। और मुनासिब चलान एक होता है कि दुकानदार को 10,000 15,000 का फ़ाइन कर देना, ऐसा ये नहीं करते, 1,000 500 या 2,000 का फ़ाइन करते हैं। बिल्कुल अव्वल तो फर्स्ट वार्निंग देते हैं, जो नहीं बाज आता तो उसको फिर 1,000 2,000 का चलान करते। बिहेवियर से हम इनके मुतमईन हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा हुसैन साहब, अब जैसे इनकी बात कहीं ना कहीं समझी जाए तो ठीक भी है, ये अपने लिहाज से जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि जब सारों ने ये काम करना है ना, तो जो नहीं कर रहा ना उसका तो नुकसान है।
तो आप फिर वही बात हम पहले भी बात कर रहे थे कि आप मुनासिब चालान जो इनको फ़ाइन करते हैं इनको नहीं असर होता, इसके बाद सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? मैम सख्त कार्रवाई इसके ऊपर ये है कि अब हम इनके 10-10 दुकानें भी इस तरह के लगातार सील हुई हैं। अब हम यहाँ पे आए हैं, हम 4 दिन लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। फैसलाबाद का एरिया मैडम आपको पता है कि बहुत ज़्यादा 55 लाख तकरीबन आबादी का ये शहर है, ठीक है। तो इसमें हम 40 बंदे हैं, ऑलमोस्ट 40 से 45 बंदे हैं सिटी के एरिया में। तो हम ये है कि आज अगर हम 4 दिन यहाँ पे गुजार रहे हैं तो 5वां दिन हमारा किसी और मार्केट में होगा, किसी और रोड के ऊपर। और विजिट आप सरगोदा रोड मैम बाहर से आप देख सकते हैं कि हमने इसके ऊपर मैक्सिमम काम किया है कि मेन रोड्स क्लियर हो, वहाँ पे कोई रेडी का इशू ना हो, वहाँ पे कोई इंक्रोचमेंट का इशू ना हो। ये आप विज़िट भी कर सकते हैं आप अपनी टीम के साथ। तो ये है कि ग्रेजुअल है, हम इसको ये नहीं कह सकते कि फ़ौरन हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन करवा लेंगे। ग्रेजुअल है, लोगों को इसमें काउंसलिंग करते हैं, इनको समझाते हैं। ठीक है, कोई 2 फुट पे है वो ग्रेजुअली 1 फुट और उसके बाद दुकान के अंदर। तो ये है मैम हमारी तरफ से। हम अच्छा, ये बात भी करें, हफ्ते के बाद फिर आएँ तो फिर थोड़ा सा चेंजिंग आई होती है। अच्छा, मुझे बताएं अब इनको क्या फ़ाइन किया जाएगा? मैम इनको 1000 रुपये का फ़ाइन किया क्योंकि उनका सामान बाहर लगा हुआ था। और नेक्स्ट अगर ये निकालेंगे तो इनको अब कन्वे कर दिया गया कि जाहिर सी बात है सख्ती करनी पड़ेगी, शॉप सील होंगे और सिर्फ इनकी नहीं होगी, अक्रॉस द बोर्ड। बिल्कुल। और यहाँ पे जो काउंटर हमने देख लिए हैं, फुटेज हमारे पास है कि जिसमें जी बहुत सी दुकानों के काउंटर्स बाहरी थे, उन सबको सेम फ़ाइन किया जाएगा? मैम बराबर का ये इस तरह होता है कि किसी की बड़ी दुकान है तो मैम उसको उसके हिसाब से करते हैं। अब ये मैं कहूँ कि एक छोटा रेडी वाला, कोई एक छोटी सब्ज़ी वाला है, उसको मैं भी 5000 करूँगा और तो बड़े फिर उसके साथ भी जाते हैं। तो मैं उसके हिसाब से हम करते हैं। लोगों को इतराज़ आता है इस चीज़ के ऊपर कि आपने, लेकिन हमने भी वहाँ पे कंडीशन देखनी होती है। एक बंदे का हो सकता है उसको फाइनेंशियली ना स्टेबल हो, हमें फ़ील हो रहा, तो हम उसको पूछ के। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात इसमें मैं ये कहती हूँ कि कभी भी एक इदारा अकेले काम नहीं कर सकता। मुझे लगता है आवाम को भी इसमें कोऑपरेट करना पड़ेगा ताकि हम चीज़ों को मज़ीद। आज का प्रोग्राम आपने देखा, पीरा फोर्स के साथ हमने कार्रवाई की, हमने डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे जाके जो है प्राइस भी चेक की, और इसी के साथ साथ जो हर डिपार्टमेंटल स्टोर पे एक डीसी काउंटर होता है। बहुत से शहरी ये कंप्लेन करते हैं कि जी ठीक है प्राइसेस वहाँ कम होती हैं लेकिन क्वालिटी का बड़ा जो है ना वहाँ पे फ़र्क है, मेयारी चीज़ें वहाँ अवेलेबल नहीं है। तो आज के प्रोग्राम हमने आपको ये भी दिखाया कि वहाँ पे जो आम रूटीन में जो दाल मिलती है और जो डीसी काउंटर की दाल है उसमें कोई फ़र्क नहीं था। और इसी के साथ साथ एक और चीज़ आज हमने क्लियर की इस प्रोग्राम में, उम्मीद करते हैं कि क्लियर हुई होगी, कि बहुत से शहरी ये भी शिकायत करते थे कि पीरा फोर्स की जो है वो बात करने का अंदाज़ बहुत गलत है, वो रिस्पेक्टफुली बात नहीं करते। तो मुझे लगता है आज के प्रोग्राम में ये चीज़ भी जो है वो क्लियर हुई होगी कि बहुत से लोग इस बात से एग्री भी करते हैं कि जब वो जाते हैं कार्रवाई करने तो वो अच्छे तरीके से बात करते हैं। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।